इस लेक्चर में 1857 की रिवोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। 1857 की क्रांति अभी रिसेंटली न्यूज में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। न्यूज में क्यों है? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट एक मेमोरियल म्यूजियम बनाने जा रही है अंबाला में। अंबाला एक डिस्ट्रिक्ट है, जिला है हरियाणा में। वहां पे एक म्यूजियम मतलब एक बिल्डिंग होगी, उसमें जो मार्टीर शहीद थे उनको ऑनर दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, उनकी मूर्ति वगैरह लगाई जाएंगी। यहाँ पे जो 1857 की जो अपराइजिंग विद्रोह हुआ था, क्रांति हुई थी, इसके जो मार्टीर थे, शहीद थे, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टारगेट म्यूजियम बनाने का। अंबाला में जो वार मेमोरियल बनाया जा रहा है म्यूजियम की तरह, यानी कि ऐसे ब्रेवरी बहादुर जो पर्सन, जो हीरो थे इस क्रांति के, जिन्हें कभी क्रेडिट नहीं दिया गया, जिन्हें कभी सम्मान नहीं दिया गया, इस फर्स्ट रिवोल्ट के, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट फर्स्ट रिवोल्ट मानी जाती है, फर्स्ट क्रांति। तो ऐसे बहादुर पर्सन जिनको कभी क्रेडिट नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान देने के लिए ये म्यूजियम बनाने जा रही है हरियाणा गवर्नमेंट अंबाला जिले में। तो जितने भी जो फ्रीडम स्ट्रगल किए, हरियाणा का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, हरियाणा से कौन कौन लोग थे जिन्होंने 1857 रिवोल्ट की इस क्रांति में साथ दिया, उनका स्पेशल एम्फोसिस इसी पे रहेगा। रिवोल्ट के इंसिडेंट क्या क्या थे, तो अंबाला से क्या इंसिडेंट थे जो अंबाला जिले से रिलेट करते हैं, तो उसमें दिखाया जाएगा म्यूजियम में। तो इस 1857 की रिवोल्ट के बारे में पढ़ते हैं। देखो, एक फर्स्ट एक्सप्रेशन माना जाता है जो ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस था अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये पहला एक ऐसी क्रांति मानी जाती है जो एक ऑर्गेनाइज मैनर में हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर निकालने की हमारे देश से। ये रिवोल्ट थी, स्पॉय के द्वारा स्टार्ट हुई थी। स्पॉय का मतलब सैनिक। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी, उसके जो सैनिक थे, उन्होंने स्टार्ट की थी ये रिवोल्ट। लेकिन इवेंचुअली ये मास पार्टिसिपेशन देखने को मिला इसमें, यानी कि बहुत सारे और लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, छोटे छोटे किसानों ने, लोगों ने, सब ने पार्टिसिपेट किया इसमें। किस किस ने नहीं किया पार्टिसिपेट वो भी जानेंगे। पहले ये जान लो कि ये रिवोल्ट सेवरल नेम से जानी जाती है, बहुत सारे नाम दिए जाते हैं। कई हिस्टोरियन है, जैसे ब्रिटिश हिस्टोरियन है, ब्रिटिश इतिहासकार हैं जिन्होंने बुक लिखी, उन्होंने इसे स्पॉय मूटनी बोला कि ये सैनिक के द्वारा किया हुआ विद्रोह था। कई सारे लोगों ने, इंडियन हिस्टोरियन है, उन्होंने बोला इंडियन म्यूटिनी का नाम दिया इसे, या ग्रेट रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब भी विद्रोह होता है। और जो वीडी सावरकर हैं, विनोद दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने बुक लिखी, उसमें इसको नाम दिया फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इंसरेक्शन या रिवोल्ट ऑफ 1857। तो ये रिवोल्ट जो हरियाणा में हुई थी, इसमें क्या कारण थे और सेंटर क्यों माना जाता है इसका? देखो, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है ना, एक केसी यादव है, हिस्टोरियन है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बुक लिखी है एक, उनके अकॉर्डिंग जो रिवोल्ट का सेंटर है, यानी कि रिवोल्ट जो स्टार्ट हुई थी, अब तक जो मानी जाती है कि रिवोल्ट, ये क्रांति स्टार्ट कहां से हुई? मेरठ से स्टार्ट हुई थी, जो यूपी में, मेरठ से। लेकिन इनके हिसाब से, जो हिस्टोरियन है केसी यादव, इनके अकॉर्डिंग 1857 की जो रिवोल्ट है, अपराइजिंग है, ये स्टार्ट हुई थी अंबाला जिले से, जो हरियाणा में है। इनकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो इन्होंने फाइंडिंग्स की हैं, इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए हैं, उनमें यह दिखाया है कि जो ये स्टार्ट हुई थी हरियाणा के अंबाला जिले से हुई थी। और जो इन्होंने बुक लिखी है डॉक्यूमेंट को तैयार करके, उस बुक का नाम दिया है रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा। इस बुक का नाम है, जो केसी यादव जी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट लीडर कौन रहे थे हरियाणा से, जो यहाँ पे लड़े थे हरियाणा से, जो इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे इसके? एक है राव तुलाराम, ये अहिरवाल एरिया हरियाणा में, वहां से थे। ये गफ्फूर अली और हरसुख राय, ये पलवल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहां से थे ये लीडर। फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से धानु सिंह थे। बल्लभगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे मेट्रो स्टेशन भी बनाया हुआ है, नाहर सिंह नाम से मेट्रो स्टेशन है, तो ये नाहर सिंह, ये लीडर थे 1857 की क्रांति में, जिनके नाम पे ये नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन का नाम रखा गया है। इंपॉर्टेंट लीडर थे ये हरियाणा में रिवोल्ट से। जो बैटल लड़ी गई, वो देखो, जो स्टेट के रूलर थे, राजा थे और किसान थे, मेनली उन्होंने पार्टिसिपेट किया इस बैटल में ब्रिटिश आर्मी को हराने के लिए। सम मोस्ट इंपोर्टेंट बैटल जो लड़ाई हुई, वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, वहां पे हुई। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे हुई। रोहतक डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, वहां पे हुई। और कुछ लड़ाई हिसार में हुई। सिरसा में एक बैटल ऑफ चोरमार बैटल है, ये बहुत ही फेमस है, चोरमार की बैटल, बैटल ऑफ चोरमार। तो कॉज क्या रहे थे इस रिवोल्ट के? चलो, ये तो यहाँ ये जो चल रही है, केसी यादव जी ने अपनी दिखाई रिवोल्ट कि हरियाणा के अंबाला जिले से स्टार्ट हुई। पहले इसे मेरठ जिले से स्टार्ट हुई ऐसा माना जाता था। तो इसके रिवोल्ट के कोज क्या हैं, क्या कारण थे इस रिवोल्ट के? कई सारे कारण हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कई सारे कारण हैं। पहले पढ़ते हैं पॉलिटिकल कॉज। पॉलिटिकल कारण क्या थे? पॉलिटिकल कॉज थे ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन। ब्रिटिश क्या है, अपना साम्राज्य बढ़ाता जा रहा था, अपनी टेरिटरी बढ़ाता जा रहा था, एरिया। ब्रिटिश पॉलिसी एक्सपेंशन थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये जो डलहौजी थे, लॉर्ड डलहौजी,
बोला जाता है इनको। डलहौजी थे गवर्नर जनरल, ये थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। उन्होंने एक ये पॉलिसी लेके आए, सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कहता है कि अगर किसी इंडियन राजा का अगर खुद का बेटा नहीं है, मतलब उसका मान लो भाई साहब शादी हो गई, उसका खुद का बेटा नहीं हुआ कोई भी, तो वो सारी प्रॉपर्टी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दी जाएगी, यानी कि वो उसकी टेरिटरी होगी। वो कोई अडॉप्टिव सन लेगा, कोई गोद लेगा सन, कोई बेटा गोद लेगा, तो वो नहीं माना जाएगा उसका लीगल हेयर। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यही बोलता है, अगर उसका खुद का बेटा नहीं है, कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, तो वो अनेक्स कर ली जाएगी, मिला दी जाएगी। डायरेक्ट अनेक्सेशन किया, यानी कि मिला दी जाएगी वो टेरिटरी। तो नंबर ऑफ इंडियन रूलर की जो टेरिटरी है और चीफ हुए थे कुछ मुखिया, उनकी टेरिटरी मिला दी गई। तो उन्हें डर लगने लगा, भाई साहब हमारी रूरल फैमिलीज हैं जो, वो भी ये मिला दी जाएंगी। उनके माइंड में डर पैदा हो गया, यानी कि जो जिनकी अभी तक नहीं मिलाई गई थी उनके भी डर पैदा हो गया उनके अंदर भी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए डलहौजी ने देखो स्टेट्स ऑफ सतारा, ये सतारा नाम का स्टेट्स था, वो मिला लिया 1848 में। फिर जैतपुर और संबलपुर 1849 में मिला लिए। बाघहट है 1850 में मिला लिया। उदयपुर 1852 में। झांसी को मिला दिया, जहां पे झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, 1853 में मिला दिया। नागपुर 1854 में मिला दिया। और एक अवध मिलाया था, वो देखो उसमें मिलाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के जरिए भी। और वहां पे एक कारण और बताया था मिस गवर्नेंस का, कि वहां पे मिस गवर्नेंस है वहां पे, इस वजह से मिला लिया था वो। सोशल और रिलीजियस कॉज क्या थे, इसके कारण क्या थे? सोशल रिलीजियस कॉज थे कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि ये जैसे मान लो हमारा इंडिया समझा जाता है ईस्ट में, जैसे मान लो ये लाइन है, ये वाली लाइन गुजरती है जो ब्रिटेन से, जो प्राइम मेरिडियन है, इससे ये वाला ईस्टर्न एरिया और इधर वेस्टर्न, यानी कि इंडिया के हम जनरली वेस्टर्न वाला एरिया, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन है इंडिया से जो वेस्टर्न साइड में। तो ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन सभ्यता थोपी जा रही थी इंडिया में, इसका प्रचलन बढ़ता जा रहा था। और इंडिया के जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, रीति रिवाज कस्टम, वो खतरे में आ रहे थे भाई साहब। तो ये ब्रिटिश अपने रीति रिवाजों को यहाँ पे, अपनी कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। जो प्रैक्टिस थी यहाँ पे इंडिया में, जैसे सती सिस्टम था, अगर किसी औरत का आदमी मर गया, हस्बैंड मर गया, तो वो औरत अपने हस्बैंड की चिता में कूद जाएगी जिंदा। ये सती सिस्टम था, ये अंग्रेजों ने खत्म कर दिया। देखो अच्छा सिस्टम है, खत्म किया, लेकिन ये ऑर्थोडॉक्स जो हिंदू फैमिली के लोग थे, वो तो भाई साहब गुस्से में आ गए ना, क्रोध आ गया, उनकी तो ये प्रचलन में था, प्रथा थी, ट्रेडिशन कस्टम था। एक फीमेल इन्फेंटिसाइड, बहुत सारे लोग देखो ऐसा होते थे, लगभग ये राजपूत कम्युनिटी से स्टार्ट हुआ फीमेल इन्फेंटिसाइड। क्यों होता था? क्योंकि देखो मुगल साम्राज्य में जो लड़कियां थी उनको उठा के ले जाते थे राजपूत लड़कियों को, तो राजपूत क्या करते थे, लड़कियों को जन्म पे ही मार देते थे, फीमेल इन्फेंटिसाइड, यानी कि लड़की की हत्या कर देते थे होते ही। तो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड के लिए कानून बनाया अंग्रेजों ने, इसका एक विरोध चल रहा था। नेक्स्ट है कुछ लेजिस्लेशन बनाए कि विडो रिमैरिज होगी, ऐसा प्रावधान था भाई साहब, जो विडो, जिसका पति मर जाता था या तो सती हो जाती थी, नहीं होती थी तो उसका जो जीवन था बहुत ही दुखद था, तो विडो की दोबारा से जो विधवा हो जाए उसकी दोबारा से मैरिज की जाए, ये 1856 में ये एक्ट बनाया एक 1856 में। तो इसका भी भाई साहब एक विरोध चल रहा था। तो ये सोशल रिलीजियस कुछ कॉज थे, यानी कि जो एस्टेब्लिश सोशल स्ट्रक्चर था यहाँ पे हिंदुस्तान में, उसको एक तरह से चैलेंज कर रहे थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, यानी कि शिक्षा वेस्टर्न तरीके से, मॉडर्न तरीके से। तो ये हिंदू और मुस्लिम जो ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी, उन दोनों के लिए एक तरह से चुनौती थी, चैलेंज थी। तो ये इसका विरोध कर रहे थे। इकोनॉमिक कॉज क्या थे? इकोनॉमिक कॉज ये थे कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्र में जो पीजेंट यानी कि किसान और जमींदार थे, उन पे टैक्स लगाया जाता था, हैवी टैक्स, उनकी लैंड पे, भूमि पे, और रेवेन्यू कलेक्शन किया जाता था, कर वसूला जाता था। और अगर नहीं दे पाते थे तो उनकी लैंड छीन ली जाती थी, और लैंड छीन ली जाती थी, उन्हीं की लैंड उनसे ही छीन ली। ऐसे भाई साहब सिस्टम चलाए जा रहे थे, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था, उनका शोषण। लार्ज नंबर ऑफ सिपाही थे, जो सैनिक थे सबसे ज्यादा, वो किसके बेटे थे? इन किसानों के बेटे थे, पीजेंट्री क्लास के, इन फैमिली से ही इनके संबंध थे। तो इनको गुस्सा आया भाई साहब, तो इन्होंने सिपाही मेटनी स्टार्ट की। एक कारण था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई इंग्लैंड से। इंग्लैंड में देखो जो ब्रिटेन है वहां पे ये औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, वहां पे मॉडर्न तरीके की फैक्ट्री बनना स्टार्ट हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन क्या है? ये कोई लड़ाई नहीं है, ये है नई नई फैक्ट्री बनाना, मॉडर्न लाइन पे फैक्ट्री बनाई गई। यानी कि ब्रिटिश से क्या होता था, यहां से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, मान लो कॉटन है, कपास की खेती हुई इंडिया में, कॉटन लेके चले गए यहां से, ब्रिटिश कॉटन लेके चले गए इंडिया से, रॉ मटेरियल कच्चा माल, और ब्रिटेन में उसका कपड़ा बना के फिर वापस यहीं पे बेचा। यानी कि देखो ब्रिटेन क्या कर रहा था, एक तरह से रॉ मटेरियल ले रहा था इंडिया से और वापस कपड़ा लाके यहाँ पे महंगे दामों में बेच रहा था। तो यानी कि ब्रिटिश के मैन्युफैक्चर जो गुड्स थे, गुड्स का मतलब वस्तुएं बन के आ रही थी इंडिया में, और इंडिया की जो इंडस्ट्री थी
उनको टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेनली, टेक्सटाइल मतलब कपड़ों बनाने वाला उद्योग, पूरे वर्ल्ड में फेमस था भाई साहब, कपड़ा बनाया हुआ इंडिया का जो हाथों से बनाया जाता था, उसको एक तरह से बर्बाद कर दिया इंडियन इंडस्ट्रीज को यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने। एक ये कारण था, यानी कि इंडिया की जो हैंडीक्राफ्ट था, हाथों द्वारा जो बनाए जाते थे, क्योंकि इंडिया के जो लोग बनाते थे एक एक दो दो दिन बनाने में भाई साहब, एक दिन कपड़ा को बनाने में लग जाते हैं, और फैक्ट्रियों में वही 5-10 मिनट में बना के तैयार कर दिया, तो वो कम दामों में, मशीनों द्वारा कम दामों में, चीप प्राइस में बेचा जा रहा था इंडिया में। तो अब बताओ, इंडिया के द्वारा बनाए हुए, लोगों के द्वारा बनाया हुआ जो माल था, जो महंगे दामों में बेचना पड़ता था, क्योंकि 2-2 3-3 दिन लगते थे, तो उसको महंगे दामों में कौन खरीदेगा? तो सारे लोग किसको खरीदते रहे थे? जो चीप सस्ता माल बन के आ रहा था मशीनों द्वारा ब्रिटेन से। तो एक ये कारण था, इंडिया के जो लोग थे उनकी लाइवलीहुड ही खतरे में आ गई, उनकी तो इनकम जनरेट नहीं हो रही, यानी कि उन्हें तो पैसा नहीं मिल रहा ना भाई साहब, रोजगार तो उनका खत्म कर दिया ना बिल्कुल। तो ये एक कारण था, भड़क गए लोग। एक मिलिट्री कॉज था। मिलिट्री कॉज क्या था? ये था जो इंडियन सिपाही थे, जो सैनिक थे इंडिया के, लगभग 87% से ज़्यादा ब्रिटिश ट्रूप्स में इंडिया से थे, यानी कि ब्रिटिश के जितने भी आर्मी में भर्ती किए गए थे वो इंडिया से किए गए थे, 87% से ज़्यादा। लेकिन उन्हें जो ब्रिटेन के सोल्जर थे बाकी के 13%, उनसे इन्फीरियर समझा जाता था, उन्हें उनसे कम दर्जा दिया जाता था, मतलब डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता था उनके साथ, क्योंकि इंडियन सिपाही थे, उन्हें देखो कम पैसा दिया जाता था, सेम रैंक पे होते थे। यूरोपियन जो सिपाही थे, यानी कि ब्रिटिश जो सिपाही थे सैनिक, सेम रैंक पे हैं, इंडिया का भी सेम रैंक पे है, लेकिन इंडिया के लोगों को कम पैसा दिया जाता था। इनमें देखो उन्हें यह भी करना पड़ता था कि उन्हें अगर ब्रिटेन में जाना पड़ेगा सैनिक को, तो जाना पड़ेगा उन्हें, यानी कि ब्रिटेन के लिए भेजा जाएगा इंडियन पर्सन को, जो सिपाही है सैनिक है, तो ब्रिटेन में जाना पड़ेगा। ये 1856 में लॉर्ड कैनिंग थे, ये गवर्नर जनरल, तो इन्होंने एक जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट बनाया। इसमें यह था कि ब्रिटिश लैंड में सर्व करने के लिए सिपाही को तैयार रहना पड़ेगा, कि अगर इंडियन सैनिक को ब्रिटेन में भेजा जाएगा तो उन्हें जाना पड़ेगा अपना देश छोड़ के। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो ये जो सैनिक थे, इनमें भाई साहब गुस्सा भर गया कि तनख्वाह भी कम दे रहे हो भाई साहब, सैलरी भी हमें सेम रैंक पे, तनख्वाह भी कम है, उनके बराबर हमें रेस्पेक्ट भी नहीं दे रहे, हमें डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, हमारे साथ भेदभाव, और दूसरे देश भी भेजा जा रहा है। तो भाई साहब ये गुस्सा इनका फूट पड़ा। इमीडिएट कॉज क्या थे, जो तुरंत कॉज हुए थे, कारण सबसे बड़ा, मतलब तुरंत कॉज होने के, तुरंत जो कारण था भड़काव का सिपाही का, वो क्या था? सबसे इमीडिएट कॉज था कि जो ग्रीज्ड कार्ट्रिज थे, जैसे मान लो आपने फिल्मों में देखा होगा, एक बम है, ये बम में मुंह से देखो काटते हैं, किससे निकालते हैं और बम को फेंक देते हैं, फूट जाता है। इसी तरह से जो राइफल थी, इनफील्ड राइफल, उसमें कार्ट्रिज जो भरते थे गोली, उसे मुंह से काटना पड़ता था, और जो इसमें ग्रीस लगी होती थी, वो ग्रीस, ऐसी र्यूमर फैलाई गई, अफवाहें, कि ये ग्रीस क्या है, गाय और सुअर की चर्बी से बनाई गई है। और आपको पता है हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र समझा जाता है, और मुस्लिम धर्म में पिग, सुअर का नाम भी नहीं लेना चाहते। तो ये जब उन्हें ये सुअर की चर्बी का मांस मुंह से काटना पड़ रहा है, तो भाई साहब इनका तो धर्म खतरे में आ गया, क्योंकि इन्हें जो पेपर लगा होता था कार्ट्रिज मुंह से काट के, क्योंकि हाथों से वो नहीं करता था, बहुत ही जान लगानी पड़ती थी। यानी कि देखो, जो आप हाथों से नहीं तोड़ सकते चीज़, दांतों से तोड़ते हैं ना, तो मुंह से वो बाइट करना पड़ता था, तब अलग करके राइफल में भरना पड़ता था, लोड करना पड़ता था। तो ये हिंदू और मुस्लिम जो सिपाही थे सैनिक दोनों, उन्होंने इनकार कर दिया, इनको रिफ्यूज कर दिया यूज करने से। तो ये इमीडिएट कॉज था, और स्टार्ट हो गई रिवोल्ट। लेकिन रिवोल्ट क्या है, क्रांति फेल हो गई, क्योंकि अंग्रेजों ने दबा दिया इसे, लोगों को हरा दिया, इंडिया के लीडर को। तो कॉज क्या थे, कारण क्या थे फेल होने के? एक पहला कारण था लिमिटेड अपराइजिंग। ये जो विद्रोह था बहुत ही लिमिटेड रीजन में था, दोआब रीजन में। दोआब रीजन कहते हैं जो यमुना और गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर बह रही है और इधर यमुना रिवर बह रही है। गंगा और यमुना रिवर के बीच का जो इलाका है, इस इलाके बीच में ही ये कन्फाइंड रही थी, लगभग इसी के आसपास, या तो दोआब रीजन में, इसके आसपास जो कैचमेंट एरिया है इसका, इस एरिया में ही ये लिमिटेड रही थी, इस एरिया में हुई थी, आगे नहीं फैल पाई। ये एक तो ये कारण था, यानी कि जो लार्ज प्रिंसली स्टेट थे, सबसे बड़े बड़े राजाओं के स्टेट थे, जैसे हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर, कश्मीर, ये राजपूताना थे, इन्होंने क्या है, और छोटे छोटे स्मॉल वंस भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस विद्रोह में, भाग ही नहीं लिया। यानी कि सदर्न रीजन से, जो सदर्न प्रोविंस है, ये वाले स्टेट, इन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस रीजन में। इफेक्टिव लीडरशिप भी नहीं थी, कोई ऐसी इफेक्टिव लीडरशिप भी नहीं थी कि पूरा टारगेट बनाया जाए वाइड लेवल पे, केवल छोटे छोटे लेवल पे लीडरशिप थी। जैसे नाना साहिब एक रीजन से लीडरशिप निभा रहे थे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई एक रीजन से निभा रही थी, लेकिन ये इफेक्टिव लीडरशिप नहीं थी। नेक्स्ट है लिमिटेड रिसोर्सेज। देखो, जो मैन और मनी पावर ब्रिटिश के पास ज़्यादा थी, उनके पास आर्म हथियार भी मॉडर्न थे। ये भाई साहब लड़ रहे थे तलवारों से, और वो लड़ रहे थे गोला बारूदों से। सोचो, इन्होंने गोली मार दी दूर से, ये तलवार लेके आ रहे हैं भाग के, कैसे भाई साहब लड़ पाएंगे? सोचो, इन्होंने हालांकि कुछ डेवलप किए हैं हथियार, इनके पास भी गोला बारूद थे, लेकिन इनके पास मॉडर्न थे, इंग्लिश के पास। नेक्स्ट है कि
बहुत सारी मिडिल क्लास ऐसी थी जिन्होंने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। ये लोग थे भाई साहब जिन्होंने हिस्सा ही नहीं लिया 1857 की क्रांति में। एजुकेटेड मिडिल क्लास, ये पढ़ी लिखी जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट था रिच मर्चेंट, जो अमीर मर्चेंट थे, व्यापारी, ट्रेडर थे, व्यापारी छोटे बड़े, उन्होंने किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। जो जमींदार थे बंगाल में, उन्होंने भी पार्टिसिपेट नहीं किया इसमें। उन्होंने बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता की कि इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, रिवोल्ट को दबाने के लिए इन्होंने सहायता की ब्रिटिश गवर्नमेंट की। आउटकम क्या निकले इसके, रिजल्ट क्या निकला इस रिवोल्ट के बाद? जो कंपनी का रूल था ना वो एंड हो गया। आप सबने पढ़ा होगा भाई साहब लक्ष्मीकांत में 1858 का एक्ट, वो 1857 की क्रांति के बाद आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें क्या किया, कंपनी का जो रूल था, जो कंपनी रूल करती थी, राज करती थी इंडिया में, वो रूल एंड कर दिया। अब कौन रूल करेगा? अब भाई साहब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाएगा, और क्वीन जो विक्टोरिया थी उसने एडमिनिस्ट्रेशन ले लिया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में। ये लॉर्ड कैनिंग ने ये दरबार लगा था इलाहाबाद में, उसमें घोषणा की कि अब क्वीन विक्टोरिया डायरेक्टली रूल करेगी ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए। यानी कि कंपनी का रूल एंड हो गया, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अपने हाथों में ले लिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन। अब इंडिया की जितनी भी टेरिटरी ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करेगी, उन्हें राज करेगी। नेक्स्ट था रिलीजियस टॉलरेंस। देखो अंग्रेजों को यह पता लग गया अगर हमने धार्मिक जो इनके रीति रिवाज में इनमें इंटरफेयर किया, हस्तक्षेप किया, तो लोग फिर भड़क जाएंगे। तो इन्होंने रिलीजियस टॉलरेंस दिखाया अंग्रेजों ने कि धार्मिक हम भाई साहब सहनशील रहेंगे, आपके कस्टम ट्रेडिशन जो उनको मानेंगे, उन पर अटेंशन देंगे। नेक्स्ट था एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करता था ऑफिस, उसका नाम चेंज कर दिया 1858 के एक्ट के द्वारा। इसको अब वॉइस रॉय कहे जाने लगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वही लॉर्ड कैनिंग, जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, वही फर्स्ट वॉइस रॉय थे। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे ये, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, और फर्स्ट वॉइस रॉय भी थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के टाइम पे थे। जो इंडियन रूलर्स के जो अधिकार है उनको भी पहचाना गया, रिकग्निशन दी। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट था ना, जो डलहौजी ने चलाया था, लॉर्ड डलहौजी ने, उसको अबॉलिश कर दिया, रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया, हटा दिया इसे। यानी कि जो अडॉप्टिव सन के राइट थे, जो गोद लिए हुए बच्चे के अधिकार थे अडॉप्टेड सन के, उसको लीगल हेयर समझा गया, उत्तराधिकारी। हेयर का मतलब उत्तराधिकारी, यानी कि बाप के बाद बेटे के पास वो टेरिटरी आएगी, वो राजा बनेगा, ये रिकॉग्नाइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। जो मिलिट्री को रीऑर्गेनाइज किया, जो पहले इंडियन जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो ज़्यादा थे, ये रेशो कम कर दिया, यानी कि ब्रिटिश ऑफिसर ज़्यादा कर दिए। अब इंडियन सोल्जर कम थे और ब्रिटिश ऑफिसर ज़्यादा कर दिए। और जो आर्मरी थी, जहाँ पे हथियार वगैरह रखे जाते थे, वो इंग्लिश के हैंड में दे दिया, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटेन के ही लोग रहेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, वहाँ पे सुरक्षा देने के लिए। यानी कि जो बंगाल आर्मी थी उसका डोमिनेंस खत्म कर दिया, एंड कर दिया। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर हैं डिफरेंट प्लेट से, कभी कभी देखो ये पूछ लेते हैं पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी कि कौन सा लीडर कहाँ से था। ये देखो प्लेस है यहाँ पे, दिल्ली से था लीडर बहादुर शाह सेकंड, और यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इसने रिवोल्ट दबाई, जॉन निकोलसन ने। लखनऊ में लीडर थी बेगम हजरत महल, और यहाँ पे ब्रिटिश की तरफ से हेनरी लॉरेंस लड़ रहे थे। कानपुर में लड़ रहे थे नाना साहिब, और ब्रिटिश साइड से सर कॉलिन कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर से लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ग्वालियर से। यहाँ पे जनरल होगरोज ये है, इसने यहाँ पे रिवोल्ट को दबाया। बरेली है यूपी में, यहाँ से खान बहादुर खान थे लीडर, सर कॉलिन कैंपबेल यहाँ पे ब्रिटिश की तरफ से थे। इलाहाबाद और बनारस में मौलवी लियाकत अली थे, कॉलिन वंसेल ये यहाँ से ब्रिटिश की तरफ से थे। बिहार में कुंवर सिंह थे और विलियम टेलर ब्रिटिश की तरफ से थे। तो यही था इसके बारे में बस।